बुजुर्ग पेंशन के लिए फॉर्म भरने में हो रही परेशानी, साइबर कैफे से वसूली जा रही है भारी रकम। सरकार ने पेंशन की तारीख की नहीं की है घोषणा। दिल्ली में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास। टीचर्स ने कहा बड़ी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए फैसला ठीक। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने भी इस फैसले का किया समर्थन। जीटीबी अस्पताल में डॉक्टरों से बदसलूकी, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आरडीए ने अस्पताल प्रशासन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। शादरा में वायरल वीडियो पर कार्रवाई, पिस्तौल और कट्टे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। हथियार सप्लायर की तलाश में जुटी पुलिस। पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार। आरोपी के पास से चोरी का मोबाइल फोन बरामद। कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है आरोपी। नमस्कार, सीसीएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पूर्व दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त कुछ अहम खबरों के साथ। दिल्ली सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 80,000 नई वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र के जरूरतमंद बुजुर्गों, विधवाओं और विकलांगों को पेंशन दी जाएगी। साल 2018 से नए बुजुर्गों की पेंशन शुरू नहीं हुई थी और जिन्हें पहले से पेंशन मिल रही थी वो भी भटक रहे थे। हमने गांधीनगर से बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने इन योजना को चुनावी जुमला करार दिया। उन्होंने कहा कि फॉर्म तो भरे जा रहे हैं लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि पेंशन कब से शुरू होगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि साइबर कैफे में फॉर्म भरने के लिए 500 से 600 रुपए वसूले जा रहे हैं, जो कि गलत है। बुजुर्गों ने भी पेंशन के लिए फॉर्म भरने में हो रही परेशानियों और एक्स्ट्रा शुल्क वसूलने पर जाने पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि सरकार को इस प्रक्रिया को आसान और पूरी तरह से निःशुल्क बनाना चाहिए। विपक्ष और जनता ने योजना को लेकर सवाल उठाए, जबकि सरकार ने इसे बुजुर्गों के कल्याण के लिए एक बड़ा कदम बताया है। ये भी कहा जा रहा है कि पेंशन फॉर्म भरने के लिए पहले ही दिन दिल्ली सरकार ने पोर्टल ने काम करना बंद कर दिया। विश्वासनगर के बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि इस पहल को सकारात्मक बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने जरूरतमंदों के लिए राशन कार्ड और पेंशन की सुविधा को लेकर विधानसभा के अंदर और बाहर संघर्ष किया था। उन्होंने इसे समाज के भले के लिए एक अहम कदम बताया। आज 24 सितंबर 2018 से लोग पूरी दिल्ली में जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं वो धक्के खा रहे हैं। अब चुनावी माहौल है तो अब वो कह रहे हैं कि हम पेंशन हमने खोल दी है। एक भी पेंशन ऑन एवरेज 2 से 2.5 महीने से पहले नहीं शुरू हो सकती। आज जो फॉर्म भरेगा उसकी कब पेंशन आएगी? फरवरी लास्ट में, तब तक चुनाव हो जाएगा। तो ये तो चुनाव का एक वादा है रेवड़ी बांटने का, और कुछ नहीं है। और सारे सीनियर सिटीजन जान चुके हैं और मैं समझता हूँ कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला इस पर नहीं। अब हम लोग विधायक हैं, अब उन्होंने कह दिया ऑनलाइन भर दो। आप जितने साइबर कैफे वाले हैं वो लोगों से पेंशन बनाने के लिए 300 से 600 रुपये तक ले रहे हैं। और उन लोगों ने तो फॉर्म लेने भी शुरू कर दिए सबके। पहले से लोग कहते भाई जब खुलेगी उनको आभास हो जाता है, दलालों को उनको आभास हो गया होगा, तो उन्होंने अपने आप पहले ही ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन साइट खुली है। मेरा कहना का मतलब है दिल्ली सरकार से, इसमें हम दिल्ली के 70 विधायक भी हैं, इसमें कोई दलगत राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं कि जो भी जिस विधानसभा क्षेत्र का जो विधायक हो, कम से कम उसका कोई मोहर, उसकी कोई स्टाम्प या कुछ ऐसी सुनिश्चित भागीदारी की जा सके कि वो करे, ताकि दांगलेबाजी ना हो सके। हाँ, देखिए, बहुत दिनों से सदन में, सदन के बाहर लोगों के, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके राशन कार्ड बनाने, जो ओल्ड एज हैं उनकी पेंशन बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी विधानसभा और विधानसभा के बाहर लगातार संघर्ष कर रही थी। और इसमें बहुत बड़ी मात्रा में जो पैसा केंद्र सरकार से भी दिया जाता है
तो आज ये बड़ा सुखद विषय है कि हम अपने क्षेत्र के जो ज़रूरतमंद वृद्ध, विकलांग और विडो हैं 60 साल से ऊपर, आज हम उनकी पेंशन देने की स्थिति में हैं और मैं ये समझता हूँ इससे कहीं ना कहीं समाज का भला होगा। नहीं, भारी मात्रा में लोग हमारे पास आ रहे हैं, ज़रूरतमंद लोग आ रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, उनको पूरी सुविधा के साथ, पूरे आदर मान सम्मान के साथ उनका फार्म भरा जाए। पहले 3-4 साल हो गए मुझे गेड़े मार के वो पेंशन नहीं चल रही थी। अब मुझे कल मालूम पड़ा भी पेंशन लग रही है। फिर मैं यहाँ पूछने आया था भी क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उन्हें बोले कि आधार कार्ड, एक पहचान पत्र, एक बैंक की नकल की कापी, एक फ़ोटो, ये कुछ लाओ तुम्हारा हो जाएगा काम। कल डॉक्यूमेंट लेके आए, पूरे डॉक्यूमेंट लेके आए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ मांग रहे हैं ये लोग? आधार कार्ड की कॉपी, वोटर आई कार्ड की कॉपी, बैंक की पासबुक की कॉपी और बिजली का बिल। तो सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है, मतलब अच्छे से चल रहा है? हाँ जी। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कुछ नहीं आ रही, बस नया नया अभी खुला है तो थोड़ा पब्लिक परेशान होती है, उसको क्लियरफाई नहीं होती डॉक्यूमेंट्स क्या है, तो उसके लिए करा रहे हैं। क्या लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं? आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड एज प्रूफ के लिए या फिर कुछ भी एज प्रूफ के लिए लगाई जाए। हमने आ तो जा चुके हैं लेकिन फॉर्म की कमी की वजह से कि उनके पास फॉर्म इतने वो नहीं थे, अपने नाम के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे पूरे प्रॉपर, तो हमने 25 से 30 अपलोड कर दिए। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर CQAM ने दिल्ली और आसपास के शहरों में स्कूल और कॉलेजों को हाइब्रिड मोड में चलाने का आदेश दिया। इसके तहत अब स्कूल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड पर संचालित होंगे। हालांकि कुछ स्कूलों में आज भी ऑफलाइन क्लासेस रहीं। इस पर संवाददाता ने टीचर्स से बात की। उन्होंने बताया कि कल से सभी क्लासेस हाइब्रिड मोड में शुरू हो गई है। बता दें, प्रदूषण का स्तर अभी भी कम नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। टीचर्स का मानना है कि बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए ये कदम लाभदायक है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चों को पढ़ाई और समझने में काफ़ी मुश्किलें आ रही थी। वहीं पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ने भी इस फैसले का समर्थन किया। उनका कहना है कि स्कूलों को पूरी तरह से ऑफलाइन मोड पर चलाना ही सही रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई में अक्सर नेटवर्क की समस्या आती है और कई बार विषयों को समझना भी मुश्किल हो जाता है। कल रात को जैसे कि बहुत लेट ऑर्डर्स आए हैं कि हाइब्रिड क्लासेस स्कूल अवेलेबल करा सकते हैं बच्चों को, तो हमारे तो सजेशन यही रहेगी कि बच्चे ऑफलाइन आकर जितनी क्लासेस लें, मतलब कि स्कूल के अंदर आएँ और क्लासेस लें, क्योंकि ऑफलाइन जितना वो समझ सकते हैं उतना ऑनलाइन में कुछ बच्चे ज्वाइन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, प्रॉपर विजिलेंस नहीं रहती है पेरेंट्स की भी। तो हम तो कोशिश यही करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम्स एकदम नज़दीक हैं, UT2 आने वाला है बच्चों का, तो हम चाहते हैं कि बच्चे स्कूल में आके क्लासेस लें। बाकी स्कूल कंफर्टेबल है हाइब्रिड क्लासेस के लिए, दोनों के लिए, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। नहीं, हाइब्रिड मोड में फैसला और गवर्नमेंट का जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि अगर बच्चा ऑफलाइन आए तो बेटर रहेगा। बच्चा अपनी क्वेरीज पूछ सकता है। ऑनलाइन में बहुत तरह की डिफ़िकल्टी फेस करता है, कई बार नेटवर्क इश्यूज़ हो जाते हैं, तो बच्चा अपनी प्रॉब्लम फेस नहीं कर पाता, अपनी प्रॉब्लम एक्सप्रेस नहीं कर पाता टीचर के सामने। अगर ऑफलाइन होगा तो बच्चा इंडिविजुअल अपनी प्रॉब्लम पूछ सकता है और टीचर भी इंडिविजुअल हर एक बच्चे के सामने अपने व्यूज़ दे सकती है। ऑनलाइन क्लासेस का अगर हम देखें तो बच्चे इतना कई बार नेटवर्क इशू होता है, वो प्रॉपर नहीं पढ़ पाते हैं, और हम चाहेंगे कि ऑफलाइन क्लासेस हों ताकि बच्चा यहाँ आए और आसानी से। अब लैब एक्टिविटी है और भी बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, तो जो बच्चा आएगा तो वो फ़ेस टू फेस यहाँ पर कर सकता है। टीचर से कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं, जितना हम आराम से उन पर यहाँ ध्यान दे पाएंगे ऑफलाइन क्लासेस में, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अब एग्ज़ाम का अगर हम देखें तो बोर्ड के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं और हमारा UT2 भी शुरू होने वाला है, तो बच्चों को हम यहाँ ज़्यादा अभ्यास करवा सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चा कौन कितना कर रहा है काम, जहाँ जिसकी कमी रह रही है उसमें हम सुधार भी कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेस का लिंक आया था लेकिन मैम ने ली नहीं। क्या बोला मैम ने आपको? मैम ने मैसेज करा था ग्रुप पे कि स्कूल आना है। तो आपको ठीक लग रहा है जैसे पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, सही है या नहीं? हाँ सही है। तो मास्क लगा के क्यों नहीं आई हो? हाँ कल से लगा के आएंगे, कल से रेगुलर क्लासेस होगी ना। नहीं, ऑनलाइन में ऐसा होता है ना कि बहुत से बच्चे होते हैं गाने वाने बजाते हैं ऑनलाइन क्लास में भी, ऐसे कुछ हैक करके ना, और ऑफलाइन में थोड़ा ऐसा होता है कि सर के सामने रहते थोड़ी पढ़ाई हो जाती है, ऑनलाइन में बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती। नेटवर्क इशू भी होता है, बहुत से बच्चे और भी यानी कि अलग अलग गाड़ी बना के आते हैं और उसमें ऑनलाइन क्लास में गाने वाने, हमारे में हुआ था खुद ऑनलाइन क्लास में गाने बजाते, कोई सर को नहीं हो पाते, बिल्कुल नहीं हो पाते। मैसेज यही आया कि बच्चों को आपको वो भेजना है स्कूल, मतलब हाँ ऑफलाइन ऑनलाइन ऑफलाइन मतलब जी हाँ आना है।
लग रहा है सही फैसला है, जैसे पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, अभी कम हुआ नहीं पोल्यूशन? नहीं ठीक है, फैसला ठीक है, बढ़िया है। हाँ, पर ये है कि थोड़ा सा टाइम चेंज कर दें, जैसे 9 बजे से थोड़ा धूप निकल आती है 9 बजे तक, तो उसमें आपका सही रहेगा। तो भेजने बोला हुआ है मैम ने, कह रहे भेज दो, कहते सरकार की आदेश मिल गया हुआ है, कह रहे स्कूल भेजो, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है मैम, बच्चे तो आने के लिए चाह रहे हैं स्कूल। अभी तो मैम ऐसा है कि 15, 16, 18 तारीख के आसपास में आया था गांव से, उसके बाद मैंने देखा है मंगलवार से ऑनलाइन क्लास चालू थी। हाँ जी। नहीं, आज नहीं थी। मतलब स्कूल से कोई मैसेज आया था? हाँ जी, क्या मैसेज? ये आया था, मैसेज आया था कि स्कूल 9 बजे से आप 9 बजे तक भेज सकते हो। जेटीबी अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग में सोमवार देर रात एक मरीज और उसके परिजनों की ओर से ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा निदेशक को पत्र लिखकर मरीज और परिजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की भी मांग की है। साथ ही ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अस्पताल में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की भी मांग की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रजत शर्मा ने बताया कि न्यूरोसर्जरी विभाग में एक मरीज जांच के दौरान हिंसक हो गया और उसने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों के साथ गाली गलौज की, धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया और उन पर शारीरिक हमला करने की कोशिश की। इसके अलावा मरीज ने अस्पताल की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया है। शादरा जिला के स्पेशल स्टाफ टीम ने एक वायरल वीडियो के आधार पर पिस्तौल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। इसके अलावा उसके साथी को भी कट्टे के साथ पकड़ा गया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से एक पिस्तौल, एक कट्टा और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। डीसीपी गौतम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान शादरा के भोलानाथ नगर निवासी गुरकीरत सिंह और सूरज यादव के रूप में हुई है। एक युवक का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो पिस्तौल लहराते हुए दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने वीडियो में दिख रहे युवक की तलाश शुरू की और सूचना मिली कि वो गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के पास अपने साथी का इंतजार कर रहा था। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर गुरकीरत सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद हुए। पूछताछ पर आरोपी ने बताया कि उसने बिहारी कॉलोनी के विवेक नाम के व्यक्ति से 25,000 रुपये में पिस्तौल खरीदी थी। इसके अलावा सूरज यादव ने भी विवेक विहार से पिस्तौल खरीदी। गुरकीरत ने यह भी स्वीकार किया कि वो अपने इलाके में अपनी दादागिरी स्थापित करने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना चाह रहा था। फिलहाल पुलिस अब हथियार सप्लायर विवेक की तलाश में जुट गई है। पूर्व दिल्ली के शकरपुर थाना पुलिस ने 37 आपराधिक मामलों में एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक चोरी का मोबाइल फोन बरामद किया गया। डीसीपी अपूर्व गुप्ता ने बताया कि आरोपी की पहचान कल्याणपुरी निवासी मोहित के रूप में हुई है। घटना शकरपुर के स्कूल ब्लॉक बस स्टैंड के पास की है, जहां पीड़ित शाहिद खान, जो मुजफ्फरनगर यूपी का निवासी और एक बढ़ई है, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए बस में यात्रा कर रहा था। आरोपी ने उनके जेब से मोबाइल फोन चुरा लिया। शाहिद खान ने आरोपी को चोरी करते हुए पकड़ लिया, लेकिन आरोपी ने उन्हें धक्का देकर बस से भागने की कोशिश की। पीड़ित ने शोर मचाकर मदद मांगी। मौके पर तैनात कांस्टेबल राहुल सिंह ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी का पीछा किया और उसे थोड़ी दूरी पर पकड़ लिया। तलाशी के दौरान चोरी किया गया मोबाइल फोन बरामद हुआ है। आरोपी से पूछताछ में पता चला कि वो पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में कई सालों के बाद कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। साथ ही उसका संयुक्त सचिव भी जीता। इस पर कांग्रेस के प्रवक्ता अनुज आत्रे ने खुशी जाहिर की। उनका कहना है कि ये देश के लिए बहुत सुखद खबर है। हमें बहुत अपार खुशी और हर्ष है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इलेक्शन में NSUI ने अध्यक्ष पद पर विजय हासिल की। डूसू के नतीजे दिल्ली की राजनीति के नब्ज होते हैं। इसका मतलब साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में परिवर्तन की लहर है और कांग्रेस की विचारधारा को जनता स्वीकार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा, डॉक्टर अनिल गोयल और संजय गोयल इसका कोई बड़ा असर होने की संभावना से इनकार करते नजर आ रहे हैं। महेंद्र आहूजा का कहना है कि इन नतीजों का दिल्ली विधानसभा चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और बीजेपी विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी। डॉक्टर अनिल गोयल का कहना है कि डूसू के नतीजे कोई बड़ा संदेश नहीं दे रहे, क्योंकि पहले भी मिक्स्ड पैनल जीतते रहे हैं और इस बार भी जीते हैं। उपाध्यक्ष और सचिव पद पर ABVP बड़े मार्जिन से जीती, इसलिए दिल्ली की राजनीति के लिए कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता।
इसी तरह संजय गोयल का कहना है कि दिल्ली में कांग्रेस उसी दिन खत्म हो गई थी जब उन्होंने आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाया था। केजरीवाल ने सभी कांग्रेसियों को चोर कहा था और आप नेताओं के जेल जाने पर कांग्रेस उसके पक्ष में आई थी, इसलिए कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ अपने दोनों विनय कैंडिडेट्स को जो वाइस प्रेसिडेंट पद पर जीते और सेक्रेटरी, और ये की पोस्ट होती हैं। और जो बाकी जो दोनों हमारे चुनाव लड़े प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी, उनको भी एक अच्छा चुनाव लड़ने के लिए बधाई देना चाहता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि ये यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट यूनियन के चुनाव होते हैं उसमें ये मिक्स्ड पैटर्न चलता रहता है। कभी 3 सीटें भी जीतती, कभी 4 सीट जीतती है, कभी 2 जीतती है। तो इसमें कोई ऐसी विशेष का बात नहीं है। मुझे लगता है कि एबीवीपी के जीते हुए कैंडिडेट जो एबीवीपी की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाएंगे, और वो विचारधारा है कि शिक्षा में बेहतरी हो, स्टूडेंट्स के वेलफेयर मेजर्स हों और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। तो मुझे लगता है हमारे सेक्रेटरी पोस्ट के वाइस प्रेसिडेंट के लोग ये मिलकर इसको पूरा करेंगे। देखिए, देश के छात्र देश का भविष्य होते हैं और छात्रों की राजनीति में एक सकारात्मक पहल लेकर के आना, खास तौर से देश की राजधानी दिल्ली में एक बदलाव करके लाना, एक परिवर्तन की बयार चलाना, ये देश के लिए बहुत सुखद खबर है। हमें बहुत अपार खुशी और हर्ष है कि दिल्ली की यूनिवर्सिटी इलेक्शन में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष पद की विजयी हुई है, एनएसयूआई के अध्यक्ष पद की विजयी हुई है। और इस बार जो है अब छात्रों की भलाई के लिए कांग्रेस की विचारधारा के तहत एनएसयूआई काम करेगी। और उम्मीद है कि जो ये परिवर्तन आया है, क्योंकि ये दिल्ली का इतिहास रहा है, देश का इतिहास रहा है कि जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के चुनाव का जो नतीजा आता है वही दिल्ली की जनता का लबोलबाब और जो उनका मूड वही रहता है। तो ये मूड दिखा दिया है कि आने वाले जो विधानसभा के चुनाव है निश्चित तौर पे कांग्रेस के पक्ष में जनता अब है, कांग्रेस को अपना मैंडेट देना चाहती है, कांग्रेस की विचारधारा को जनता स्वीकार कर रही है। क्योंकि विकास की बात कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी और उनके हमारे जो जितने भी हमारे सहयोगी संगठन है वो करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में विकास होगा, छात्रों में आपसी बैरभाव खत्म होगा, जिस तरह से जो है उनकी समस्याओं का समाधान होगा, उसी तरीके से दिल्ली में जब दिल्ली की सरकार अब फरवरी में कांग्रेस की चुन के आएगी तो तमाम समस्याओं का समाधान दिल्ली में भी होगा। इसको राजनीति के साथ जोड़ना या दिल्ली के चुनावों के साथ जोड़ना ये गलत होगा। और संयुक्त सचिव उनका जीता है, लेकिन हमारे सचिव और वाइस प्रेसिडेंट जो है लगभग 6000 वोट से ज़्यादा से मतों से वो डिफरेंस के साथ जीते। तो इसलिए ये कहना गलत है कि आपके दिल्ली से इसका कोई संबंध है। देखिए, कांग्रेस तो पहले ही उस दिन ख़त्म हुई जिस दिन कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन किया। और आम आदमी पार्टी जब सरकार में आई थी तो कांग्रेस को चोर कहा था, सारे नेताओं को चोर कहा था और कहा था कि हम इनको सबको जेल भेजेंगे। जिन्होंने गाली दी और जिन्होंने गाली सुनी उसके साथ पहले तो गठबंधन किया। उसके बाद गठबंधन के बाद में, ये मैं आपको जब बता रहा हूँ 2013 की बात बता रहा हूँ, जब केजरीवाल जी कुछ महीने के लिए मुख्यमंत्री बने थे, तो कांग्रेस का तो कहना ना कहना, कांग्रेस को आप देख रहे हैं कि अभी देश के अंदर 2 राज्यों के चुनाव हुए हैं और 3 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, कांग्रेस की स्थिति क्या रही है। और महाराष्ट्र में तो आप खुद स्वयं देख सकते हैं, और हरियाणा में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार बनी और रही। तो इसीलिए इन सब बातों का मेरे को लगता नहीं कि कहीं कोई दिल्ली में सब जनता जानती है। और स्टूडेंट्स का चुनाव है, स्टूडेंट्स मस्ती के साथ में चुनाव में अपनी वोट कास्ट करते हैं और देखते हैं कि ठीक है यार, हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं। कई बार ऐसा हो जाता है, इतना कोई बात नहीं। लेकिन हमारे देखिए ना, हमारे कॉलेजेस में जो हमारे कॉलेज के अंदर की यूनियंस हैं जो रहती हैं, स्टूडेंट्स यूनियन, उनमें तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अधिकतर कॉलेजों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। तो बेसिकली तो वहीं पर ही देखा जाता है कि किस स्टूडेंट्स हैं वो किसको चाहते ज़्यादा है। एनएसयूआई भी जीती है, इसको लेकर किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? देखिए, कितनी भी बारिश हो कुछ कोने सूखे रह जाते हैं, कितनी भी विद्यार्थी परिषद की लहर हो, कुछ जगहों पे स्थानीय कारणों से कोई अन्य दल जीत सकता है। पूर्वी जिले के गाजीपुर थाना पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार करके उसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने बताया कि आरोपी की पहचान खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद निवासी कृष्णा के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि शिकायतकर्ता जय नारायण चौरसिया ने 3 नवंबर को मयूर विहार फेस
3 से स्थित शर्मा मेडिकल स्टोर के पास से अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की EFIR दर्ज कराई थी। मामले की जांच हेड कांस्टेबल रविंदर को सौंपी गई। बुधवार को शनि मंदिर मयूर विहार फेज 3 के पास बुद्ध बाजार रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को मोटरसाइकिल पर आते देखा। पुलिस को देखकर उसने बाइक मोड़ने की कोशिश की, लेकिन पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। जांच में सामने आया है कि मोटरसाइकिल थाना गाजीपुर क्षेत्र से चोरी की गई थी। पूछताछ में आरोपी कृष्णा ने खुलासा किया कि उसने गाजीपुर इलाके से 2 और मोटरसाइकिल भी चुराई है। पूछताछ में आरोपी कृष्णा ने खुलासा किया कि उसने गाजीपुर इलाके से 2 और मोटरसाइकिलें भी चुराई हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मामले में आगे की जांच जारी है। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 22,000 रुपए नकद, 1 जोड़ी सोने की बालियां और चोरी के उपकरण बरामद किए गए हैं। शिकायतकर्ता अजय कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि 21 नवंबर को उनके घर में चोरी हुई थी, जिसमें नकद 40,000 रुपए और ज्वेलरी चुराए गए थे। अजय ने शक जताया कि ये चोरी उनके साले आशीष ने की है। पुलिस ने जांच शुरू की और आशीष से पूछताछ करने पर उसने अपने साथी विजेंद्र उर्फ अंगूठा के साथ मिलकर चोरी करने की बात कबूल कर ली। दोनों आरोपियों से 22,000 रुपए, 1 जोड़ी सोने की बालियां, 1 प्लायर और 1 रॉड बरामद किया गया है। आशीष के खिलाफ पहले भी 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है। शादरा जिला की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने सीमापुरी से एक महिला ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। महिला के पास से भारी संख्या में नशे के लिए इस्तेमाल इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। 53 साल की इस महिला का नाम रिहाना बताया जा रहा है। वो दिलशाद गार्डन की रहने वाली है। शादरा जिला के DCP प्रशांत गौतम ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम को सूचना मिली थी कि रिहाना सीमापुरी के शमशान घाट के पास खड़ी है, जो नशे में इस्तेमाल इंजेक्शन की अवैध सप्लाई करती है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पुराने बस स्टैंड सीमापुरी के पास महिला को पकड़ लिया। उसके सामान की गहन तलाशी ली गई। उसके कब्जे से 50 मिलीलीटर के 25 इंजेक्शन बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान आरोपी रिहाना ने खुलासा किया कि उसने लोनी स्थित एक मेडिकल स्टोर से ये ड्रग्स खरीदे थे। LGV सक्सेना ने कंज्यूमर को ठगी और धोखाधड़ी से बचाने के लिए नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों के तहत यदि कोई दुकानदार या सेलर या फिर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी कोई गलत नापतोल करती है तो उन पर 2 गुनी पेनल्टी लगाई जाएगी। जब इसी को लेकर हमने दुकानदारों से बात की तो उन्होंने इसे एक बिल्कुल ठीक कदम बताया। उन्होंने कहा कि महंगाई के बढ़ते दौर में कुछ लोग ज़्यादा कमाई के लालच में नापतोल में गड़बड़ करके ग्राहकों को ठगते हैं। खासतौर पर पेट्रोल पंपों पर ऐसी गड़बड़ियों के मामले अक्सर देखने को मिलते हैं। दुकानदारों ने यह भी कहा है कि इन नियमों को सख्ती से लागू करना ज़रूरी है ताकि कंज्यूमर को न्याय मिल सके। हालांकि दुकानदारों ने यह भी बताया कि आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक वजन करने वाली मशीनों का इस्तेमाल बढ़ा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग धांधली करने से बाज नहीं आ रहे। इस पर अंकुश लगाना बेहद ज़रूरी है ताकि ग्राहकों को ठगी का सामना ना करना पड़े। जो लोग गड़बड़ी करते हैं वो तो उनको तो लगेगी पेनल्टी। बाकी हमारे यहाँ तो डिपार्टमेंट ने इलेक्ट्रिक कांटा खुद ही दे रखा है, उसमें तो हम गड़बड़ी कर ही नहीं सकते। जो पेट्रोल पंप है या फिर और दुकानदार है वहाँ पे नजर आती है कई बार, क्योंकि जैसे आप भी सामान लेने जाते हैं। हाँ, पेट्रोल पंप पे तो अक्सर होती है। अगर मान लो 100 रुपये का भी आप पेट्रोल डलवाओगे तो उसमें कुछ ना कुछ कटिंग होगी। अच्छा, तो इस पे मतलब अंकुश लगाने के लिए सही फैसला है? बिल्कुल सही फैसला है। कार्रवाई नहीं होगी जब तक कैसे बात बनेगी। पेनल्टी तो सही बढ़ाई है उन्होंने, जो भी कुछ है डबल करी है, ये ठीक है। कम से कम लोगों को कुछ तो डर रहेगा। पेट्रोल पंप वालों को तो खैर इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास तो क्वांटिटी में उनका वो होता है, सेल होता है, वो तो झेल जाएंगे, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। लेकिन जो दुकानदार हैं नीचे के परचून के हैं या वैसे हैं, उनके पर काफ़ी असर पड़ेगा। वो इस बात पर ध्यान देंगे तो अपनी चीज़ को ठीक करेंगे। अभी लोग कर देते हैं गड़बड़ी? हाँ, कर देते हैं। कितना मार्जिन रख लेते हैं? कम से कम 10% का तो होता ही है। राशन की दुकानों पे तो आजकल कोई गड़बड़ी का मतलब ही नहीं रह गया है। इलेक्ट्रिक कांटे हैं, सरकार द्वारा दिए हुए कांटे हैं। यहाँ पूरा माल पब्लिक अपने सामने देख के ले जाती है। सारा ओपन मामला है, इसमें गड़बड़ी का कोई मामला ही नहीं है। तो पहले जो पेनल्टी का मामला आया था वो किस वजह से लगता है कि आया होगा? पहले लोग गड़बड़ी करते थे। पहले वैसे कांटे होते थे जिसमें तौलते थे, तो उसमें कई बार चुम्बक लगा लेते थे या कुछ करते थे, उसमें गड़बड़ियाँ करते थे। कांटे में भी हेरा फेरी कर लेते थे, तो उस टाइम पेनल्टियाँ लगती थी। ये तो क्या रहता था पहले, मतलब
पेनल्टी होती थी, कितने तक की? चार्ज तो ये अफसर के ऊपर डिपेंड करता था, कोई 1000 भी करता था, कोई 5000 भी करता था। वो तो जो पहले चालान होता था, उसका चालान होके जब वहाँ पेश होते थे तो अपने हिसाब से पेनल्टी लगाते थे। कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि 1000 रुपये ही देने थे या 2000 रुपये देने थे। वो अफसर के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या देना है, क्या नहीं, पेनल्टी लगानी, क्या नहीं लगानी। तो इस फैसले के बाद क्या कहना चाहेंगे, सही फैसला है या किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? अब फैसला राशन वालों के लिए तो ये कोई उसका मतलब ही नहीं है, अन्य दुकानदार हैं। हाँ, तो उसके लिए अच्छा फैसला है और पेनल्टी लगनी चाहिए। जो गलत करता, जो चोरी करता, उसे पकड़ना चाहिए और जो जरूरी काम है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों ने नर्सरी, केजी और पहली कक्षा के एडमिशन के लिए अपना क्राइटेरिया जारी कर दिया है। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया था कि वो 25 नवंबर तक अपने एडमिशन नियम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें। आवेदन प्रक्रिया 28 नवंबर से शुरू होगी और पहली चयन सूची 17 जनवरी 2025 को जारी की जाएगी। ऐसे में स्कूलों ने 100 पॉइंट्स फार्मूला अपनाया है। इसमें डिस्टेंस नेबरहुड क्राइटेरिया को प्राथमिकता दी गई है। 5 किलोमीटर के दायरे के लिए 80 पॉइंट जबकि 5 से 10 किलोमीटर के लिए 60 पॉइंट निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा सिबलिंग्स के लिए 25 पॉइंट्स और एलुमनाई के लिए 25 पॉइंट्स दिए जाएंगे। स्कूलों ने पेरेंट्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन की सुविधा दी है। पूर्वी दिल्ली के एक स्कूल के डायरेक्टर डॉक्टर उर्मिला शर्मा ने कहा कि पेरेंट्स ऑनलाइन जानकारी ले सकते हैं, लेकिन स्कूल विजिट करने से उन्हें बेहतर अनुभव मिलेगा। इससे वो स्कूल की पढ़ाई और सुविधाओं को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, अगर आपके के एडमिशन शुरू होने तो एज़ पर डिपार्टमेंट हम उसी के हिसाब से चलते हैं। हम कभी डिपार्टमेंट से हट के नहीं चलते हैं। शायद फर्स्ट डेट हमारी 28 मिली है, जो परसों ही है। उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है और कुछ हमने 100 मार्क्स को डिवाइड कर दिया। अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे नेबरहुड के मैंने 80 रखे हैं, 0 to 5 किलोमीटर। 80 मार्क्स दिए कि इसमें काफ़ी हद तक बच्चा कवर हो जाता है। बट जो बच्चा इससे आगे है उसके लिए 5 to 10 वहाँ मैंने 60 मार्क्स रखे हैं। मेरा मेन उद्देश्य बच्चों को मौका देना, कहीं तो बच्चा पढ़ेगा ना। और ऑफलाइन मैम दोनों प्रोसीजर्स हैं। ऑनलाइन जो है हमारी वेबसाइट पे आपको लिंक मिलेगा और ऑफलाइन फॉर्म के लिए आपको स्कूल विजिट करना है। हम आपको स्कूल विजिट भी कराएंगे। आप देख सकते हैं कि स्कूल में किस तरीके से बच्चों के लिए स्विंग्स और क्लासेस और किस तरीके से हम लोग चीज़ें करते हैं। 5 किलोमीटर्स एंड बिलो 10 किलोमीटर्स उसके होते हैं 60 पॉइंट्स एंड सिबलिंग के वी हैव 10 पॉइंट्स एंड एलुमनाई के वी हैव 10 पॉइंट्स एंड मेरे हिसाब से ये सारा जो हमने आपको क्लियर किया है ये मोर देन एनफ है। बाकी आपको जो भी क्वेरी या कुछ भी हो आप स्कूल में आके हमारे रिसेप्शन पे आके मिल सकते हैं। हम उसका ईच एंड एवरीथिंग वी विल क्लियर। हम लोग 100 पॉइंटर्स का जो क्राइटेरिया रहता है वो इस तरीके से है। सिख माइनॉरिटी के हमारे 40 पॉइंट्स रहते हैं बीइंग सिख इंस्टीट्यूट एंड नेबरहुड जो डिस्टेंस के पॉइंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे 20 पॉइंट्स रहते हैं। उसके बाद आते हैं स्कूल एलुमनाई जो कि क्लास 12th यहाँ से पास आउट कर चुके हैं बच्चे। अगर उनके आगे चिल्ड्रन हैं जो कि एनरोल कराना चाहते हैं हमारे स्कूल में तो उनको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। बाकी जो बच्चे हमारे स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं अगर उनके कोई सिबलिंग्स हैं जो कि नर्सरी में एडमिशन कराना चाहते हैं तो उनके लिए 10 पॉइंट्स होते हैं। बाकी अगर सम ऑफ द पेरेंट्स हु आर सिंगल और वो यहाँ पे एडमिशन कराने के लिए सीख करते हैं हमारे स्कूल में दे गेट 10 पॉइंट्स एज वेल। द अदर 10 पॉइंट्स आर फॉर द स्टाफ बोर्ड जो कि हमारे स्कूल का स्टाफ है। अगर वो उनमें से कोई अपने बच्चे को एनरोल कराता है हमारे स्कूल में तो वो 10 पॉइंट्स होते हैं। तो दिस सारे पॉइंटर्स को मिला के ये टोटल पॉइंट्स हमारे 100 बनता है। गांधीनगर के विधायक अनिल वाजपेयी ने शादरा मेट्रो स्टेशन के सामने मिराज सिनेमा में गोधरा कांड के सच से रूबरू कराने के लिए बनाई गई फिल्म साबरमती की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की। इस आयोजन के लिए करीब 300 सीटें बुक करवाई गई जिसमें कार्यकर्ता और पार्टी के नेता विशेष तौर पर शामिल रहे। विधायक अनिल वाजपेयी ने बताया कि इस फिल्म का उद्देश्य जनता को गोधरा कांड की सच्चाई से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने इस सच को छुपाने का प्रयास किया लेकिन इस फिल्म ने पूरे मामले की सच्चाई सामने ला दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि समाज में भ्रम की स्थिति दूर करने और सही जानकारी देने के लिए इस फिल्म को दिखाना बेहद ज़रूरी है। इस मौके पर मौजूद लोगों और कार्यकर्ताओं ने विधायक अनिल वाजपेयी का धन्यवाद किया और फिल्म की सराहना की। साबरमती जो पिक्चर है जो दिखाई गई है तो पहले मैं डायरेक्टर को बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। उसने बहुत अच्छी प्रस्तुति वो पेश की है
और जो रियलिटी है उसको पेश करने की उसने कोशिश की है। और ये लोगों में उत्साह है कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं। और हमको लगता है कि जिस हिसाब से लोगों का देखने का पिक्चर का मन था, एक बार दोबारा भी दिखानी पड़ेगी लोगों को। कुछ लोगों को आज 300 लोगों की बात दिखाई है और लगता है एक बार हॉल और बुक करके इतने ही लोग अभी और हैं जिनको हम लोग छोड़ के आए हैं ये कह के कि अगली बार आपको दिखाएंगे। और ये पिक्चर को देखने के बाद लोगों को वास्तविकता कहीं ना कहीं समझ में आएगी कि रियलिटी क्या है। ये जो 2014 में जो कांड हुआ था ये उस पर आधारित फिल्म है और हमारे नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा ये फिल्म ज़रूर देखो, क्योंकि इस फिल्म को देखने से कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और एक एक कार्यकर्ता को, एक एक भारतवासी को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें सच्चाई दिखाई है। जो घटना उसमें हुई थी वो सच्चाई दिखाई है। तो इस फिल्म को आज हमारे गांधीनगर के हमारे विधायक जी आज 300 सीट बुक कराई है, एक एक कार्यकर्ता को दिखा रहे हैं। फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए CCN लाइव के साथ।